तो लास्ट क्लास हमने ये सवाल करा था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको इससे ये अंदाजा हो गया था कि जो आर है, आर, एक सेकेंड, आर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उसका फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू, ये अगर आर फाइनल है, दिस इज आर इनिशियल, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है। ये कब अप्लाई करेंगे? ये तब अप्लाई करेंगे जब हमारा अल्फा डेल्टा टी क्या हो, बहुत 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 छोटा हो, ठीक है। किससे छोटा हो सर? 1 से छोटा हो। और एक्चुअल फॉर्मूला आपका क्या था? आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ई अल्फा डेल्टा टी। ये कब यूज करेंगे? जब आपका कैसा रहे सर, अल्फा डेल्टा टी 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा छोटा ना हो। इस केस में देख रहे हो अल्फा डेल्टा टी 1 आया, हमने ये फॉर्मूला यूज किया। इस केस में आपका अल्फा डेल्टा टी बहुत ही छोटा आया, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा है सर? एक्चुअल फॉर्मूला ये है, बट चूंकि ये डिफिकल्ट हो सकता है कैलकुलेशन में, इसीलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं कि अगर बहुत छोटे की बात हो रही है सर तो ऐसे सॉल्व कर लो, अगर 1 से बड़ा है तब तो इसको ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज की क्लास में जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, वो स्टार्ट करेंगे पावर, ठीक है। पावर के बारे में बात करेंगे, हीट के बारे में बात करेंगे, और सबसे ज्यादा जो सवाल बन करके आते हैं ना कहीं यहीं से निकल के आते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। तो अगर तुम इस टॉपिक को ढंग से कर लेते हो तो ये समझो कि इस टॉपिक के बेसिस पे एक सवाल तुम्हें देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आ जाए, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, ढंग से ध्यान देना। हेडिंग दीजिए पावर। सॉरी, पावर। चलो पावर की बात करते हैं। सर पावर होता क्या है? पावर ऐसे समझो, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं, या चलो अभी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात नहीं करते, हमने जो मैकेनिक्स पढ़ा है, मैकेनिक्स पे अगर बात करें तो पावर क्या था सर? तो पावर बेसिकली किसी भी काम को करने की क्या कैपेसिटी है ना, या द रेट ऑफ डूइंग वर्क कर रहे हो है ना, कैपेसिटी तो एनर्जी में चला जाएगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी वर्क को करने में जो टाइम लगेगा सर, वो आपका एज अ पावर डिफाइन होगा। तो पावर क्या है सर? अगर मैं इलेक्ट्रिक के टर्म्स में बात करूं, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल वर्क is known as power, इलेक्ट्रिक पावर। पावर से कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब समझना बच्चों, ठीक है सर, ये हो गया, पावर हो गया। अब पावर जो है ना, कंज्यूम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जनरेट भी हो सकता है, ठीक है। पावर या तो कोई जनरेट कर रहा होगा और उस जनरेट को कोई ना कोई कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए आपका वैसे अलग अलग तो नहीं आएगा, आएगा तो सेम, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि पावर जो है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है, कंज्यूम भी हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों, जनरेट भी हो सकता है। कंज्यूम कौन करेगा सर? जनरेट कौन करेगा? जो जनरेट करेगा उसे हम एज अ सोर्स कहेंगे, जो कंज्यूम करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एज अ लोड, ठीक है। अभी लिखवाता हूं मैं इस चीज को, लेकिन इस बात को मैं कह क्यों रहा हूं, थोड़ा सा अगर रिलेट करके समझे। देखो जैसे बैटरी हो गई है ना, तो बैटरी दोनों की तरह काम कर सकती है, एज अ सोर्स भी काम कर सकती है, एज अ लोड भी काम कर सकती है, ठीक है। लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूं कि सर चलो बैटरी एक हमारा सोर्स है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी हो रहा है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करी, ठीक है। वहीं पे आपका कोई फैन लगा हुआ है या फिर मान लो बल्ब लगा है, कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो क्या करेगा सर? उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वो लोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करके कुछ डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी को निकालेगा। लाइक फैन है, अगर सर फैन कंज्यूम करेगा तो सर वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में निकालेगा, अगर बल्ब कंज्यूम करेगा तो वो उसको लाइट एनर्जी के टर्म्स में निकालेगा। तो बेसिकली क्या है कि एक जगह से पावर जनरेट हो रही है और दूसरी जगह वो पावर क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। इतनी बात आगे समझ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सवाल वगैरह जो है थोड़े ऐसे ही निकल के आते हैं, ठीक है। तो इतना बेसिक डेफिनेशन तो हमें क्लियर होना चाहिए। तो पावर मैंने लिख दिया है। पावर क्या है बच्चों? सर बेसिकली ये है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज पावर। ये आपका क्रिएट भी किया जा सकता है और कंज्यूम भी, है ना, जनरेट भी किया जा सकता है और कंज्यूम भी।
लिख सकते हो। मे बी जनरेटेड और कंज्यूम। ठीक है, जनरेट भी कर सकते हो और कंज्यूम भी कर सकते हो। जनरेट जो करेगा उसे हम लोग नाम क्या देंगे सर? जो जनरेट करेगा उसे हम लोग कहेंगे सोर्स, और जो कंज्यूम करेगा उसे हम लोग कहेंगे लोड। ठीक है, और पावर के बारे में कुछ बातें अगर हम करें तो पावर का देखो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। पावर इज ऑफ कोर्स वर्क डन अपॉन में टाइम है, वर्क डन अपॉन टाइम। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों? सर यहां से में दिख रहा है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? वॉट। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन होगा आपका mL/T-3। ठीक है, समझ में आ गया बात? चल, सोर्स क्या होता है, लोड क्या होता है, ये भी आपका क्लियर हो गया सर। जो पावर जनरेट करे, है ना, या फिर ऐसे कह लो सर जो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। और लोड कौन होगा? जो कि सर कोई भी सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके दे। ठीक है, चलो ये नोट कर लो जरा। ये तो हो गई पावर के बारे में बेसिक बेसिक बातें कि सर होता क्या है पावर, और क्या कौन कौन से टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग मेनली बात करेंगे। चलो अब आगे बढ़े, हो गया नोट? ठीक, यही बात कर लूं क्या? चलो अगले पेज में कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। चलो, तो पहले मैं बना रहा हूं कोई सा एक सोर्स, चलो अगले पेज में करते हैं। ये बच्चों कोई सा भी एक सोर्स है, ठीक है। अब इस सोर्स में क्या हो रहा है? करंट जा रहा है ना, ऐसे आई करंट गया और ऐसे आई करंट निकला। तो बच्चों सोर्स का काम क्या है? सोर्स का काम है सर पावर को जनरेट करना, है ना। सोर्स का काम क्या है सर? पावर को जनरेट करना। ठीक है, तो ये कोई सोर्स है, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल आपका जीरो है तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कोई भी पोटेंशियल V हो जाएगा। मतलब कि सर यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हुआ है, पावर जनरेट हुआ है। ठीक है, रुको एक सवाल से समझाता हूँ, एक सेकंड रुको, एक क्वेश्चन से दिखाता हूँ। मॉड्यूल दिखा रहा है? चलो इसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो सोर्स जो है आपका, सोर्स पे पोटेंशियल आपका क्या है? जीरो है, और कुछ टाइम के बाद मान लो इसमें पोटेंशियल क्या आ गया? V आ गया। ठीक है, इसे मैं कह रहा हूँ ये मेरा टाइम t इक्वल्स टू 0 पर है, और ये मान लो टाइम किसी dt टाइम पर जो है, dt टाइम पे मुझे ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है सर, तो पावर कितना होगा? पावर निकालो। तो सर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? सर पावर इज सिंपली वर्क डन अपॉन में टाइम। यही तो होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया, और मैकेनिक्स से आप भी यही सीख करके आओ सर पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें इस इनिशियल के लिए, तो इनिशियल पावर कितना होगा बच्चों, या इनिशियल वर्क डन कितना होगा? पहले ये निकाल लो। तो सर इनिशियल वर्क डन आपका होगा, यहाँ पे वर्क डन कैसे लिखोगे? सर इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमें बड़े ढंग से लिखना आता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्या लिखना आता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो कोई डीक्यू चार्ज है, यहां से ऐसे भागा होगा, वही डीक्यू चार्ज इधर भी आया होगा। तो यहाँ पे डीक्यू, दैट डीक्यू चार्ज इंटू जीरो, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे पावर आपका कितना निकल के आ गया? सर जीरो। मतलब इनिशियली आपके पास पावर नहीं था, फिर पावर जनरेट हुआ है। या सेकंड वर्क डन निकाल लो, वर्क डन 2 कितना आ रहा है आपका? सर डी क्यू चार्ज जो है वो भाग रहा है, और पोटेंशियल आपका अब कितना है? V है। तो वर्क डन 2 आपका कितना निकल के आ गया? सर इट कम्स आउट V डी क्यू। करेक्ट बच्चों? ठीक है, अच्छा ठीक है सर। पावर की बात करें, पावर कितना हमें जनरेट हुआ है? ये पावर जनरेट है, पावर जनरेट। पावर जनरेट कितना हुआ है बच्चों?
तो या फिर कह लो इंक्रीज इन पावर जो भी हुआ है, पावर जनरेट कहो या इंक्रीज इन पावर को, बात बराबर है। तो कहोगे सर वी डी क्यू अपॉन में टाइम कितना लगा बच्चों, डी टी। व्हाट इज दिस डी क्यू अपॉन डी टी? सर दिस डी क्यू अपॉन डी टी इज आई। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वी इंटू आई। अब सर ये तो सरल भाषा में हमें पहले से पता था, ये तो सरल भाषा में हमें पहले से पता था कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आई। फिर आपने ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाई? ये इसलिए बनाया ताकि आगे जो है ना काम देगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है और इसी बेसिक से थोड़ा थोड़ा आगे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वर्क डन होता है सर, वर्क डन अपॉन टाइम है। तो वर्क डन आपका यहाँ पे इतना, इसका वहां वर्क डन, और फाइनल आपका जो फॉर्मूला है वो कितना निकल के आया, वी इंटू आई, दैट इज पावर जनरेटेड। तो कितना पावर जनरेट होता है किसी भी उसमें, वी इंटू आई। ठीक है सर, वही अगर हम बात करें, चलो सोर्स के बारे में ना एक बात और मैं लिख देता हूं। जो आपका सोर्स है बच्चों, सोर्स में हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ से करंट आएगा और हाई पोटेंशियल की तरफ से करंट जाएगा। तो सर लॉजिकली यू आर करेक्ट, और ये हम भी सोच सकते थे सर करंट जो है आई जो है इंटर्स थ्रू लो पोटेंशियल एंड exits through high potential। बिल्कुल सही बात है ना। सोर्स में करंट आपका लो पोटेंशियल से एंटर करेगा और हाई पोटेंशियल से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यही मैं एज अ लोड की बात करता हूं, सोर्स तो समझ में आ गया सर, यही मैं एज अ लोड की बात करता हूं। लोड में क्या बातें होंगी, मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक लोड है और इस लोड में करंट जो है ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। लोड का काम क्या बच्चों, सर लोड में तो पहले जो आपका एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा बन के आ रहा है, और लोड क्या करेगा सर, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, और जो बाहर निकलेगा तब वो बिल्कुल ही कम होगा, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इज ऑफ कोर्स वी, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा दैट इज ऑफ कोर्स जीरो। जो भी इसके पास आया था उसने सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, है ना। एक बात और कह सकते हो लोड के बारे में, जैसे हमने सोर्स के बारे में कहा वैसे ही आई इंटर्स, आई बोले तो करंट, आई इंटर्स थ्रू हाई पोटेंशियल and exit through low potential। तो लोड में करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से एंटर करेगा और लो पोटेंशियल से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। बट वहीं सोर्स में लो पोटेंशियल पे एग्जिट करेगा और निकलेगा तो हाई पोटेंशियल के साथ निकलेगा, है ना। और लोड हाई पोटेंशियल के साथ इंटर करेगा करंट और पूरा एनर्जी कंज्यूम, पूरा पावर ढंग से कंज्यूम, और जीरो के साथ, जीरो पोटेंशियल के साथ बाहर गया। ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे पावर कितना होगा, ठीक है, पावर कंज्यूम निकाल लेते हैं। पावर कंज्यूम कितना होगा सर, तो बच्चों यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज होगा इनिशियली वी पे होगा और फाइनली आपको कितने पे आ गया, जीरो पे आ गया। तो यही सेम स्टेप लगाओगे, क्या निकल के आएगा सर, वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आपका यहाँ पे t इक्वल्स टू जीरो था, यहाँ t इक्वल्स टू डी टी था, तो वर्क डन हो जाएगा आपका वही सर वी डी क्यू, और टाइम आपको लगा t, तो जो पावर निकल के आएगा वो सेम ही निकल के आएगा, दैट इज वी आई। तो जितना पावर आप जनरेट कर रहे हो उतना ही पावर आप कंज्यूम करोगे। ठीक है, अब वो तो, अब तुम कहोगे सर ऐसा तो होता नहीं है ना, बल्ब है तो सर उसका पावर अलग है, वो अलग पावर कंज्यूम करता है, बाकी अप्लायंसेस हैं वो अलग पावर कंज्यूम करते हैं। तो वो केस आ जाएगा जब हम इस चीज की बात कर रहे होंगे कि लोड के रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है, अगर जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा, समझ गए। अब कैपेसिटर अगर लगा तो कैपेसिटेंस कितना है, तो अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग होता है, वो भी निकालना सीखेंगे। लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो किसी भी लोड में मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम किया जा सकता है, तो जो करंट है और जो पोटेंशियल है उनका प्रोडक्ट V इंटू आई। बात आगे समझ में, बिल्कुल लॉजिकली चीजों को कनेक्ट करना, बहुत ही प्रैक्टिकल फिजिक्स अभी अपन पढ़ रहे हैं, है ना, हमारे डेली लाइफ में काफी ज्यादा काम देती है। एक काम करो यहाँ तक नोट करो,
चलो, तो जैसा बताया मैंने आपको कि ये जो पावर आपका निकल के आ रहा है, ये किसके लिए निकल के आ रहा है? पूरा का पूरा सर्किट के लिए। सभी एलिमेंट जो भी सर्किट में लगे होंगे उन सब के लिए जो पावर होगा वो कितना होगा? V इंटू आई। लेकिन अगर सर कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लग जाए तो उसके लिए कितना होगा? तो हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक पावर इन अ रजिस्टर। इलेक्ट्रिक पावर इन अ रजिस्टर। तो जो रेजिस्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस ना हमेशा लोड की तरह ही काम करेगा, रेजिस्टेंस कभी सोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात तो सबको म्यूचुअली पता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमेशा कैसा काम करेगा सर? ये हमेशा लोड की तरह ही काम करेगा, है ना। करंट जब भी इंटर करेगा यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, करंट जहां से एग्जिट करेगा वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो ये लोड है सर। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या आता है सर? वी आई आएगा। लोड हो या फिर सोर्स हो, दोनों के लिए पावर का जो फॉर्मूला है वो कितना होगा? वी इंटू आई होगा। अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर उसके लिए, तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो वी इक्वल्स टू आई आर, है ना। एज वी इक्वल्स टू आई आर, सो आप वी को लिख सकते हो from here power can be written as I square R, और from here power can be written as V square by R. तो this is power only for a resistor, ये पूरे एलिमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बच्चों? ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए। अगर कोई और एलिमेंट होगा तो तुम इसे यूज नहीं कर सकते, ये पावर गलत है, ठीक है। लेकिन ये जो पावर है ये सभी एलिमेंट के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। Power for every element in a circuit, और ये जो पावर है only for resistor, ठीक है। तो ये जो पावर है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पावर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए, और वो वाला पावर आपका क्या है? सिर्फ और सिर्फ, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या? सबके लिए ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर अगर कोई भी लोड है उसमें पावर जा रहा है तो कुछ हीट भी निकल के आता है क्या? क्योंकि हाँ सर, हीट भी निकल के आता है। सर हीट कितना होगा? तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा सर? हीट का फॉर्मूला वही होगा सर, एनर्जी ही तो है। हीट क्या है? एनर्जी ही तो है, और या एनर्जी बोले तो वर्क डन ही तो है। यानी सर हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या है सर? वी आई। ये हो जाएगा वी आई टी, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला आपके पास आ गया वी आई टी। अगर आप रेजिस्टेंस के लिए बात करोगे तो आपको पता ही है, अगर आप रेजिस्टेंस के लिए बात करते हो, फॉर रेजिस्टेंस H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? आई स्क्वायर आर टी। यही था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, याद आ गया? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी कह लो, या फिर H इक्वल्स टू वी स्क्वायर, आई को लिखोगे ना वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गए फॉर रेजिस्टेंस। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई है जब आपका पावर क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर पावर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर चीजें बदलेंगी, और मुझे पता है कि आप सबको ये चीजें लिखनी आती है। ये कब वैलिड है सर? जब आपका पावर क्या हो? कांस्टेंट हो। लेकिन अगर पावर कांस्टेंट नहीं हुआ, अगर पावर कांस्टेंट नहीं है, तब क्या चीजें होंगी? इफ पावर इज नॉट कांस्टेंट, तो जो आपका हीट है, हीट इज ऑफ कोर्स डीपी इंटू टी, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा बच्चों? डीपी इंटू टी। चलो फटाफट नोट कर लो। और रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? नॉट डीपी इंटू टी, नॉट डीपी, पी डी टी। पावर कांस्टेंट नहीं है ना, डीपी ही कर दोगे। हाँ, एच इज पी डी टी। बाकी रेजिस्टेंस के लिए अगर आप लिखना चाहो तो रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे सर? दिस विल बी एच इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी
या फिर ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन वी आई डी टी, ये तो सभी के लिए हो जाएगा। या फिर लिख सकते हो इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई आर डी टी। ये सब कब हो जाएंगे, जब आपका पावर क्या हो, कांस्टेंट नहीं हो। और अगर पावर कांस्टेंट है तो आप आराम से इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नोट कर लो यहां तक फटाफट, और नोट हो गया है तो आगे बढ़ेंगे। अगर पावर की यूनिट के बारे में बात करें, देखो ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है पावर की यूनिट, ठीक है, और समझना भी। इसी पे सवाल आते हैं अच्छे अच्छे। देखो ये जो यूनिट होता है ना, यूनिट, तुमने देखा होगा बिजली विभाग जो है या फिर घर में भी कहते हैं कि इतना यूनिट आपका आया है ना, आपने पूरे महीने में इतने यूनिट यूज किया है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है ना, यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। ये आपका पावर हो गया, ठीक है, या फिर कह लो ये पावर नहीं, ये एनर्जी हो गया। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर। अब ये इस पे मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सवाल कई बार ऐसे होते हैं ना, मान लो मैंने कहा बल्ब है जो कि 100 वाट का है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, पूरे महीने चलाते हो कितना बिजली बिल आएगा। तो जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको किलोवाट में नहीं रखते, इसको वाट में ही रख देते हैं। ठीक है, अगर तुम वाट में ही छोड़ दोगे तो कितना कितना ज्यादा बिजली बिल निकल के आएगा। अभी एक स्टूडेंट था, एक ऐसा ही पेपर मैंने दिया था, उसने बिजली बिल जो है 4 पंखे नहीं 2 पंखे, 4 बल्ब और एक फ्रिज, इसका बिजली बिल निकाल के लेके आया था 21 लाख रुपए। मैंने कहा भाई तू लॉजिकली तो सोच, 21 लाख का बिजली बिल तेरा एक महीने का कैसे आ जाएगा, है ना। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है, इसलिए किलोवाट आवर ये यूनिट ध्यान रखना। चलो, तो एक यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर। और ढंग से अगर मैं लिखूं सर एनर्जी जूल में बता दो, तो जूल में ऑफ कोर्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो अगर कोई 5 यूनिट है तो 5 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सर इतने से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग बैटरी के बारे में, क्योंकि बैटरी एज अ सोर्स और एज अ लोड दोनों की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज बैटरी, हेडिंग देंगे बैटरी। चलो बच्चों बैटरी को समझते हैं। बैटरी आपका एज अ सोर्स और एज अ लोड दोनों की तरह काम कर सकता है। सर कब? देखो बैटरी एज अ सोर्स तब काम करेगा जब वो अपनी केमिकल एनर्जी को चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। यानी कि सर जिस टाइम पे बैटरी आपका डिस्चार्ज हो रहा होगा उस टाइम पे बैटरी कैसा काम कर रहा है, एज अ सोर्स। ठीक है सर, और वही जिस टाइम पे बैटरी आपका चार्ज हो रहा होगा उस टाइम कैसा काम करेगा, एज अ लोड। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। समझ गए? तो उस टाइम पे वो यूज कर रहा है, उस टाइम चार्ज हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है तो कैसा काम करेगा, एज अ लोड। और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो कैसा काम करेगा, एज अ सोर्स। देखो अब तो फोन ऐसे नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें कहता भाई फोन की बैटरी खोल के देख लो। ठीक है, अब तो बैटरी खुल ही नहीं सकती है कोई ऐसा फोन तुम्हारे पास जिसकी बैटरी खुल जाए? है? क्या बात। तो बैटरी जो है एज अ सोर्स और एज अ लोड दोनों की तरह काम कर सकता है। सर बैटरी आपने स्टार्टिंग में बताया था कि बैटरी जो है मेनली इसलिए यूज करते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जा सके, है ना, फ्लक्चुएट ना करे। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, बैटरी को यूज करते हैं। ठीक है, और भी इसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो मुझे लगता है केमिस्ट्री में तुमने बैटरी के बारे में पढ़ ही लिया होगा। पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अच्छा होगा, है ना, उसमें और ढंग से पढ़ लोगे। गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ठीक है, 12th में पढ़ा भी होगा। तो बेसिकली बैटरी हम लोग यहाँ जो बात करें, मैं छोटे से शब्दों में इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बात की केमिस्ट्री का काम है, जितना फिजिक्स का काम है उतना फिजिक्स में मैं करा दे रहा हूँ। तो जो बैटरी है, बैटरी क्या होता है सर? बैटरी के बारे में एक दो बातें लिख लो, है ना, एक दो बातें लिख लो, लाइक यूज टू प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, used to provide constant potential difference in a conducting wire। ठीक है, बेसिकली किसके लिए काम आता है, कांस्टेंट, used to provide
कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी बात कह सकते हो कि बैटरी मेनली क्या करता है सर, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कई बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें जो मेनली फिजिक्स में हम लोग यूज कर रहे होंगे, वो यूज कर रहे होंगे सर, बैटरी जो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैं लिख भी देता हूं इन जनरल। और मोस्टली हम लोग इसको अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो मोस्टली कैसे यूज करेंगे, एज अ सोर्स, यूज्ड एज अ सोर्स। हालांकि ये बात लिखना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ और सिर्फ सोर्स की तरह काम करता है, ये लोड की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब चलो बैटरी के अंदर के ना मैकेनिज्म को समझो सर, बैटरी के अंदर का मैकेनिज्म है क्या। देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप सबको पता है सर, एक ऐसा लिक्विड जिसमें क्या कौन हो, आयंस हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले दोनों, है ना, एनोड कैथोड भी लगाना होगा। तो बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है सर। और इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या किए हैं, दो रॉड रख दिए या प्लेट कह दो, है ना। अब इन प्लेट्स पे क्या होगा बच्चों सर, इलेक्ट्रोलाइट में अब यहां पे सर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। कोई अननोन फोर्स होगा जो कि क्या कर रहा होगा सर, इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव वाले को इस पे चिपका रहा होगा, जो कि एनोड है। एनोड पे आपका पॉजिटिव वाला ऐसे आ रहा होगा, और कैथोड पे आपका नेगेटिव वाले सारे चार्ज पार्टिकल्स आ रहे होंगे। ये काम कौन कर रहा होगा, कोई भी अननोन फोर्स आपका सर ये काम कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया सर। इसकी वजह से इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन किधर होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर से इधर की तरफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर, जनरेट हो गया। और मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं एक कंडक्टिंग वायर भी जोड़ देता हूं। एक मैंने कंडक्टर यहां ऐसे जोड़ दिया। अब ये कंडक्टर का काम क्या होगा, सुनना ढंग से समझना, बैटरी का पूरा फंक्शन समझना। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आ गई। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आई है, इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे सर, ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे। अब चूंकि कंडक्टिंग वायर लग गया है, तो कंडक्टिंग वायर में आराम से ड्रिफ्ट करते करते इधर से इधर की तरफ आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन होगा सर, वो इधर से निकल करके इधर की तरफ आएगा। हाँ सर, ठीक है, आ गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर की तरफ आया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। अरे पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा क्या होगा सर, कम होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, वो कम होगा। अगर वो कम होगा तो अननोन फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर अननोन फोर्स आपका बढ़ गया तो वापस से इस नेगेटिव को उठा करके यहां पहुंचा दिया जाएगा। इस नेगेटिव को क्या, यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइट में जो नेगेटिव होंगे उसको वापस उठा करके यहाँ रखा जाएगा। समझ गए बात को। तो सर इस तरीके से आपका बैटरी जो है करंट काम करेगा। अब तुम कहोगे सर बैटरी तो खत्म हो जाती है, ऐसा थोड़ी है, सालों साल जीवन भर चलता रहता है। तो ये ऐसा है, इसीलिए बच्चों इस वाले में देखो, अभी मैंने जो मैकेनिज्म समझाया सर, नेगेटिव इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कमेगा, अननोन फोर्स बढ़ेगा, और अननोन फोर्स क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आयंस होंगे उनको दोबारा से सेपरेट करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रोलाइट में कोई आयंस बचेंगे ही नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रोलाइट में कोई आयंस बचा ही नहीं, सारा का सारा आयन जो है दोनों प्लेट्स पे जाकर के चिपक गए हैं, सब खत्म हो चुका है। उस टाइम पे आपकी बैटरी क्या हो गई, डेड। समझ गए, बैटरी क्या हो गई आपकी, डेड। तो बैटरी का मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको, काम कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिख लो। ये एनोड है और ये कैथोड है। अच्छा, एक बात तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है कि सर यहाँ पे जो करंट आएगा, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना। इलेक्ट्रोलाइट कैसा काम करेगा सर, एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि जब ये इधर से इधर आ रहा है तो ये पॉजिटिव से, ये इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव निकल के उधर जा रहा है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट कैसा काम कर रहा है आपका सर, इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि सर बैटरी में क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। अच्छा, मतलब कि बैटरी अगर एज अ सोर्स काम भी कर रही है, तो बैटरी जो पावर निकाल के दे रही होगी उसमें से कुछ पावर तो खुद ही यूज कर ले रही होगी।
है ना, क्योंकि उसके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और अभी आपने समझाया रेजिस्टेंस कैसा काम करता है सर, रेजिस्टेंस हमेशा एज अ लोड काम करता है। ठीक है, चलो कुछ बातों को मैं लिख देता हूं जो तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात लिख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको बच्चों हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। और ये जो स्मॉल आर है बच्चों, बड़ा मजेदार चीज है। अगर मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डी है, ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होगा लेंथ के। तुम कहोगे सर वो तो एक्सटर्नल वाला भी था, ठीक है, याद रख लेंगे। अगर प्लेट का एरिया बच्चों ए है, प्लेट के एरिया अगर ए है, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। और ये भी ठीक है सर, ये भी वही वैसा था जैसा यहाँ पर। बदला क्या है सर, देखो बदला ये है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या होता था, बढ़ता था। यहां रेजिस्टेंस क्या होगा, कम जाएगा। क्यों सर, क्योंकि मैकेनिज्म हमें पता है। वहां पे बढ़ क्यों रहा था सर, क्योंकि वहां रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा था। यहां पे घट क्यों रहा है, क्योंकि यहां पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है सर, टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स फटाफट बढ़ेंगे और उनका आवन गमन, है ना। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इस तरीके से सारी चीजें डिपेंड करेंगे। अब इसमें मैं एक चीज और इंट्रोड्यूस कराता हूं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, एक चीज और छूट रहा है, यहां लिख देते हैं। जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस इलेक्ट्रोलाइट के कंसेंट्रेशन से। आपको सर इलेक्ट्रोलाइट ही जब इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है तो जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलो, मजा आ गया, ठीक है। अब इसी में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो मैं बात कर रहा था वो भी लिख देता हूं। चलो पहले वर्क डन की बात करें। सर यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा होगा, सर वर्क डन किस चीज का हो रहा होगा, वर्क डन हो रहा होगा चार्ज का। चार्ज को उठा करके जब हम लोग प्लेट्स पे रख रहे हैं या फिर ऐसे घूम रहा है तो वो क्या होगा सर, प्लेट्स पे रखने वाला फोर्स दैट इज अननोन फोर्स, है ना। कोई भी मैं एफ डैश लिख देता हूं, ठीक है, अननोन फोर्स, और उठा के रख रहा है। इन दोनों के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो डी डिस्टेंस पे लाके रख रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, तो पहले मैं बता दूं इसका नाम में सिर्फ फोर्स है, ये कोई फोर्स है नहीं, ठीक है ना। इसके नाम में फोर्स है, ये कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सिंपली दैट वर्क डन इनटू अपॉन में चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उस चार्ज को उठा करके लाने में जो वर्क डन लग रहा है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे इस तुम रख सकते हो सर एफ डैश डी अपॉन में क्यू, ये फॉर्मूला तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ एक और बात नोट कर ही लो कि अगर बैटरी आपका आइडियल है तो आइडियल बैटरी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे बच्चों, और बैटरी आपका नॉन आइडियल यानी कि ये वाला बैटरी जिसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो नॉन आइडियल को हम लोग ऐसे कर रहे होंगे। सो ये आपका बैटरी है नॉन आइडियल, जिसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आइडियल जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो आगे मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट इसको बनाऊंगा, ठीक है। इसके साथ नोट कर लो। फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले लाइन में जो मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, इट इज नॉट अ फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज नॉट अ फोर्स। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या है, एक कह लो कैपेबिलिटी है किसी भी चार्ज को उठा के लाने में, यानी कि वर्क डन पर यूनिट
चार्ज। तो ईएमएफ को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, इसे इट इज सिंपली वर्क डन अपॉन में चार्ज। अगर इसके तुम एसआई यूनिट और डायमेंशन की बात करो तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चों, जूल पर कूलम का नाम एक और क्या है, वोल्टेज। डायमेंशन क्या होगा इसका, ml2t-3 a-1। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ईएमएफ। इसे नोट कर लो। अब जो मैं एक एग्जांपल कह रहा था ना कि अगर कोई भी बैटरी जो है, एक एग्जांपल यहां मैं लिख के बता रहा हूं, अगर कोई भी बैटरी जो है, मान लो ऐसा बता रहा है, एक बैटरी है, कोई आसान सा उठा लेते हैं, ये बैटरी जो है रेट जो है, रेटेड एज, चलो 10 उठा लो, है ना, 10 सही है, 10 एम्पियर पर आवर ऐसा रेट बताया गया है, और जो पावर बताई गई है, मान लो बताई गई है 5 किलोवाट आवर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, बैटरी का जो रेट है वो क्या है, 10 एम्पियर आर और 5 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जरा इसको लिखो, जो एनर्जी देखो, इसका मतलब ये है 10 एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू आवर यानी क्या हो गया बच्चों, चार्ज। ये क्या बता रहा है, चार्ज। देखो क्या है, आई इंटू टी, तो ये क्या बता रहा है आपको, चार्ज, कि मतलब वो जो बैटरी है वो कितना चार्ज जनरेट कर सकती है। तो मैंने बताया ना कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें आयंस हैं, तो कितना चार्ज जनरेट कर पा रहा है, अगर उतने चार्ज जनरेट हो गए तो बैटरी डिस्चार्ज, अब खत्म, बैटरी डेड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहे हैं, तो उसमें कैसे निकालोगे सर, 10 तो वही हो गया, और आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड। तो बेसिकली कितना हो गया आपके पास चार्ज, 36,000 कूलम। ठीक है, और ये जो लिखा होता है ना 5 किलोवाट आवर, ये क्या है सर, तो ये एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है। कितना एनर्जी यूज किया है सर, 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, मतलब कि आप एक घंटे में कितना एनर्जी यूज कर रहे हो, वो यूज कर रहे हो इतना 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6। हो गया क्लियर, नोट कर लो इन चीजों को। चलो, ईएमएफ तो तुम्हारा निकल के आ गया, ईएमएफ कितना हो जाएगा सर, वर्क डन अपॉन में चार्ज, और वर्क डन आपका कितना निकल के आया था, 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6, और चार्ज आपका कितना था, 36,000। हो गया, फिर तुम्हारा आ गया है 500 वोल्ट। तो बेसिकली अगर कोई बैटरी है, बैटरी में अगर लेबलिंग किया गया है 10 एम्पियर आवर और बताया गया 5 किलोवाट आवर, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें टोटल चार्ज कितने हैं, 36,000 है, हाँ, 36,000 कूलम चार्ज है, और जो ईएमएफ है, ईएमएफ कितना दे सकता है वो, 500 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो बैटरी में ये चीजें लिखी होती हैं, आपसे बैटरी खरीदने जाओ तो जाके एक बार देख लेना। ठीक है, थर्मोमीटर में लिखा होता है, अच्छा बल्ब में लिखा होता है, बल्ब तो बताया जा रहा है कि वो कितना कंज्यूम कर सकता है, बैटरी को क्या बता रहा है, कितना जनरेट कर सकता है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसी के ऊपर, बैटरी एज अ सोर्स एंड बैटरी एज अ लोड। हेडिंग दो, बैटरी एज अ सोर्स। बैटरी एज अ सोर्स, अगर कोई भी बैटरी एक सोर्स की तरह काम करेगी तो क्या होगा भाई, देखो, तो ये एक बैटरी है सर, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर है, ये एज अ सोर्स काम कर रहा है, ये पॉइंट ए है बच्चों, और ये पॉइंट आपका बी। अब देखो, जब भी एज अ सोर्स काम करेगा तो सोर्स में मैंने आपको बताया था कि सर जो करंट है आपका
हाई पोटेंशियल से निकलेगा और लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ऐसा बताया था। हाई पोटेंशियल से निकलेगा और लो, क्या बताया था एज ए सोर्स में? सर लो पोटेंशियल से इंटर करेगा और हाई पोटेंशियल से एग्जिट करेगा, ठीक है। तो सर यहां पे करंट जो है आपके हिसाब से किधर से किधर जाना चाहिए? सर करंट जाना चाहिए ऐसे, तब ये कैसा काम कर रहा होगा? एज अ सोर्स, ठीक है। क्या होगा सर यहाँ पे? लो पोटेंशियल से इंटर किया और हाई पोटेंशियल से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो बच्चों, इसका ईएमएफ कितना होगा, है ना। मान लेते हैं जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है कुछ एक्स है ना। बी पॉइंट पे मान लो, वैसे तो तुम जीरो भी मान सकते हो, लेकिन चलो मैं कह रहा हूं मान लो कुछ एक्स है। तो सबसे पहले ये आई आएगा। अब रेजिस्टेंस हमेशा कैसा काम करता है? तो सर रेजिस्टेंस तो हमेशा एज ए लोड काम करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा सर? कुछ पावर को कंज्यूम कर लेगा। अगर यहां से एक्स वोल्टेज आया है, मैं वोल्टेज के टर्म्स में बात कर रहा हूं, अगर यहां से एक्स वोल्टेज आ रहा है तो सर इस एक्स वोल्टेज में किसी न किसी कुछ वोल्टेज को क्या करेगा? कंज्यूम कर लेगा। तो ये हो जाएगा सर एक्स माइनस आई आर। इस पॉइंट पे कितना होगा? एक्स माइनस आई आर। अच्छा, अब ये ए पॉइंट पे आया तो यहाँ पे सर कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्या होगा? एड ऑन हो जाएगा। अच्छा, मतलब ए पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल आया वो क्या आया सर? एक्स माइनस आई आर प्लस का ई, यही हो जाएगा। तो सर यहाँ पोटेंशियल क्या है? आपका एड ऑन हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बताओ वो कितना होगा? सर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वीबी। तो वी ए माइनस वीबी क्या होगा आपका? सर एक्स माइनस आई आर प्लस का ई माइनस का एक्स। इसलिए मैं कह रहा था तुम जीरो भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल के आ गया वी ए माइनस वीबी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अगर तुम वहां जीरो भी यूज करते हो उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आती, ठीक है। ठीक है सर, ये तो पोटेंशियल निकल के आ गया। अगर हम बात करें पावर की, सर पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, कितनी केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। या फिर कह लो सर कितना पावर जो जनरेट कर रहा है, अगर मुझे वो निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? तो पावर जो है आपका, पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था, हर एक एलिमेंट के लिए क्या होता है सर? V इंटू आई, यही बताया। पोटेंशियल कितना है आपका? सर पोटेंशियल है E माइनस का आई आर, और करंट कितना है? I। तो ये क्या हो गया आपका? पावर हो गया। तुम ऐसे भी लिख सकते हो और तुम्हारे पास एक और तरीका है लिखने का। क्या है सर? हालांकि रिजल्ट तुम्हारा यही आने वाला है, रिजल्ट तुम्हारा यही आने वाला है। तरीका क्या है सर? तरीका ये है कि देखो इसका पावर जो है और इसका पावर जो है दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो सर ये तो सर कंज्यूम कर लिया, कितना कंज्यूम कर लिया? तो सर ये कंज्यूम किया आई स्क्वायर आर। पावर मैंने बताया था ना रेजिस्टेंस के लिए कितना? आई स्क्वायर आर, और इस ईएमएफ के लिए कितना? तो सर ई आई, है ना। सर ईएमएफ के लिए आपका कितना था? ई आई, और इसके लिए कितना हुआ सर? माइनस का आई स्क्वायर आर। तो पावर तुम्हारा फिर भी कितना ही आया? ई माइनस आई आर बाहर, है ना। तो तुम वी आई भी अगर करते हो तो सबके लिए क्या निकल के आएगा? सेम ही निकल के आएगा। अच्छा, फटाफट मुझे एनर्जी निकाल के बताओ, एनर्जी कितनी आ रही है? निकालो। ठीक है, वैसे मेन इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारा वो यही है, एक तो पावर और दूसरा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, वो नाम क्या है बच्चों? सर ये है केस ऑफ डिस्चार्जिंग, है ना। ये कब है? जब आपका बैटरी क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि पावर जनरेट करके दे रहा है। वहीं आप बात करो बैटरी एज अ लोड। नेक्स्ट इज बैटरी एज अ लोड, तो जब बैटरी जो है खुद ही करंट लेने लग जाए, यानी कि सर जब बैटरी चार्ज होने लग जाए, तो बैटरी एज अ लोड। बच्चों ये है ए पॉइंट और ये मान लो बी पॉइंट, ये ईएमएफ ई है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका आर। अब देखो
अब क्या होगा सर, आप बता रहे हो पूरे के पूरे लोड ही है, तो सर लोड में तो आपने मुझे ये ज्ञान दिया था कि जो पोटेंशियल है, जो करंट है, करंट कहां से इंटर करेगा सर, हाई पोटेंशियल से, कहां से एग्जिट करेगा लो पोटेंशियल से, मतलब कि करंट जो है ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, और ऐसे निकल रहा होगा, हाई पोटेंशियल से इंटर करेगा, लो पोटेंशियल से निकल के जाएगा। अब ये पूरा कैसा काम कर रहा होगा बच्चों, सर पूरा का पूरा एज अ लोड काम कर रहा है, मतलब सभी लोग क्या कर रहे हैं, पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, ये बैटरी भी पावर को कंज्यूम कर रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी पावर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, चलो मैंने जैसे यहाँ पे किया था वही वैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ एक्स है, ठीक है, तो एक्स है, तो बच्चों यहाँ पे कितना पावर कंज्यूम होगे सर, यहां हो जाएगा x प्लस आई आर, क्योंकि यहां तो सबसे कम होगा ना बच्चों, यहां ज्यादा होगा, है ना, यहां तो सबसे कम होगा, यहां ज्यादा होगा x प्लस आई आर, और सबसे ज्यादा कहां होगा सर, यहां पर होगा, कितना होगा सर, E प्लस एक्स प्लस आई आर, वही निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है सर, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी क्या निकल के आएगा सर, ई प्लस आई आर प्लस एक्स माइनस का एक्स, एक्स अगेन कैंसिल आउट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया ई प्लस आई आर। इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज चार्जिंग। ठीक है, जब बैटरी एज अ लोड की तरह काम कर रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी एज अ सोर्स ही काम कर रहा है, मतलब कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। पावर की हम बात करें सर, पावर क्या होगा सर, दोनों लोग, मतलब बैटरी जो ईएमएफ है और जो रेजिस्टेंस है, दोनों क्या कर रहे हैं सर, दोनों तो पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो पावर आउटपुट होगा वो कितना होगा सर, यहां तो हमारा निकल के आया था ई माइनस आई आर इंटू आई, ये पावर आउटपुट है, कितना पावर वो जनरेट करके दे रही है, और ये पावर कंज्यूम्ड होगा, कितना पावर कंज्यूम कर रही है, चलो बताओ कितना कंज्यूम कर रही होगी, V इंटू आई होता है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, E प्लस आई आर इंटू आई, दैट्स इट। दिस इज पावर कंज्यूम, दिस इज पावर आउटपुट, पावर जनरेटेड। तो समझ आ गया बैटरी एज अ सोर्स कैसे काम करेगा और बैटरी एज अ लोड कैसे काम करेगा, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया नो, चलो फिर बात करें शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, हाँ शॉर्ट सर्किट, नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किटिंग। क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा ये सब टॉपिक जब एक साथ निपटा दूंगा ना तब कराऊंगा सवाल, और फिर एक क्लास तो पूरा सवाल सवाल ही होगा, जिसमें बेहतर बेहतर सारे सवाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किटिंग। अब शॉर्ट सर्किट समझना सर कैसे होता है शॉर्ट सर्किट, है ना, तो शॉर्ट सर्किट तब होता है बच्चों जब हम किसी दो पॉइंट को, ठीक है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस जोड़ दें, ठीक है, तब वहां पे शॉर्ट सर्किट का चांस है, शॉर्ट सर्किट होता है, या कह लो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दें। जैसे मान ली सर, ये आप पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया आपका बी पॉइंट, यहां से जा रहे थे ऐसे कुछ रेजिस्टेंस का, इस तरीके से जा रहे थे, अगर आपने इन वायर को इस तरीके से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, तो यहां होगा शॉर्ट सर्किट। क्यों होगा सर शॉर्ट सर्किट, क्योंकि देखो ए पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस उस पोटेंशियल को यूज कर रहा होगा, और यूज करके बी पॉइंट पे आपका कुछ डिफरेंट पोटेंशियल निकाल के देगा। लेकिन अगर दोनों ऐसे वायर से जुड़ गए तो क्या होगा सर, तो जितना पोटेंशियल बी पे होना चाहिए उतना पोटेंशियल कितना पे होगा, ए पे होगा, तो यही तो हो गया शॉर्ट सर्किट, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हो पा रहा है, तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ गए, ठीक है, इसको थोड़ा और ढंग से लिख सकते हो क्या, तो शॉर्ट सर्किट के केस में दोनों पॉइंट के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। वी ए इक्वल्स टू वी बी, इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, शॉर्ट सर्किटिंग
2 पॉइंट्स ए एंड बी, यहां नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है ए एंड बी, means that connecting these point A and B by a wire of zero resistance, वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर यहां पे, चलो पहले इतना लिख लो, शॉर्ट सर्किट का लिख लो, लिख लिया। अच्छा, तो मेनली जब भी आपका शॉर्ट सर्किट का केस होगा तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया है, सेम हो गया है, या फिर कह लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है, तो जीरो हो गया है। अच्छा, इस केस में आपसे कोई पूछे तो करंट कितना होगा, कितना बताओगे? इस केस में कोई आपसे पूछे करंट कितना होगा, कितना बताओगे? आई कितना होगा? है आई कितना होगा? हाँ, चलो करेंगे इस पे भी, और चलो और बात करेंगे। पहले शॉर्ट सर्किट इतना नोट कर लो। नोट हो गया? अच्छा, नोट हो गया तो फिर एक हेडिंग दो ओपन सर्किट। ओपन सर्किट दो, फिर तुमसे करवाते हैं। ओपन सर्किट का मतलब पता है ना क्या होता है? सर्किट में कोई करंट नहीं है, किसी तरह का कोई भी करंट नहीं है। नेक्स्ट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ये पॉइंट ए है बच्चों, ये पॉइंट बी है, और ऐसे में खुला छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, इसको खुला छोड़ दिया। तुम्हें पता है सर इसमें कोई करंट आएगा ही नहीं, है ना? इसमें सर किसी तरह का कोई करंट आएगा ही नहीं। लिख देता हूं, इफ देयर इज नो करंट थ्रू बैटरी, नो करंट थ्रू बैटरी, बेसिकली कह सकते हो कि सर एक ईएमएफ का एक और डेफिनेशन मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, इफ देयर इज नो करंट थ्रू बैटरी, देन ईएमएफ ऑफ बैटरी, काम करो ईएमएफ भी लगा दो, ज्यादा सही रहेगा। ये ईएमएफ है कुछ, देन ई ऑफ बैटरी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of battery, across the terminal of battery। ठीक है, यानी कि अगर करंट नहीं है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या है बच्चों? सेम, VA माइनस VB इक्वल्स टू E। कर लो। अगर ये भी नोट हो गया है तो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से आपको चीजें और ढंग से क्लियर कराएंगे। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिससे आप लगभग सारी चीजें समझोगे। अब पूरे अभी तक में जितना मैंने आपको पढ़ाया, इस पूरे के एक तरीके से कह लो कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूं। देखो क्या है कंक्लूजन सर? कंक्लूजन ये है बच्चों कि मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R और ईएमएफ लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपका कुछ R है, ये आपका ईएमएफ है, ये आपका R। ठीक है, अब जो जो चीजें मैं आपको कहूंगा आप लिख के दिखा देना। सबसे पहली चीज तो आप लोग मुझे ये बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, पहला। दूसरा आप मुझे बताओगे रेट एट विच केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तीसरा आप बताओगे रेट एट विच एनर्जी इज लॉस्ट बाय बैटरी, चौथी चीज आप बताओगे, बिल्कुल छोटा छोटा बात है इसमें, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाय लोड, पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। पांचवी चीज बताओगे एफिशिएंसी, इस बैटरी की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, और ग्राफ बनवा लूं तुमसे, चलो तो चलो एफिशिएंसी में हम लोग बात कर लेंगे, है ना, एफिशिएंसी। और क्या करोगे, एक काम करना, छठा मुझे तुम पावर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ बना के बता देना, ये जो आर है, ठीक है, इसका ग्राफ भी बना के बता देना, बस इतना सा करके दिखा दो, दैट्स इट। कर लोगे, छोटी छोटी चीजें हैं। चलो, करंट दिया हुआ है आई, ठीक है, ऐसा मत समझना कि करंट नहीं है, करंट दिया हुआ है आई, चलो देखो, सबसे पहले बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर, करंट आपका ऐसे जा रहा है ना, करंट जो है वो इस तरीके से जा रहा है, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एट द बैटरी मतलब एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो ये तुम्हें कभी तो करना सिखाया था, है ना, ये पॉइंट ए है सर, ये पॉइंट बी है, आई करंट जा रहा है, अगर आई करंट जा रहा है तो क्या होगा सर, रेजिस्टेंस को काम करेगा एज अ लोड, और बट ईएमएफ काम करेगा एज अ जनरेटर, पावर जनरेट करेगा, तो दोनों माइनस होंगे सर, ये जो जनरेट करेगा वो कितना होगा, ई आई, है ना, ये जो जनरेट करेगा वो होगा ई आई, पोटेंशियल ई आई, और ये कितना होगा माइनस का आई आर, स्मॉल आर। कुछ गलत लिख दिया क्या, आई स्क्वायर, क्या कहना चाह रहा हूं, अच्छा मैं पावर लिख रहा था, पोटेंशियल कह रहा हूं ना, हाँ पोटेंशियल हो जाएगा ई माइनस आई आर, ठीक है। अब मान लो मैंने कह दिया करंट नहीं दिया हुआ है, तो करंट नहीं दिया तो कोई बात नहीं सर, करंट हम निकाल लेंगे, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, ई अपॉन में आर प्लस आर, यही तो होगा, तो यहां से आपका कितना आ गया ये सर, वी ए माइनस वी वी, डेल्टा वी आपका आ जाएगा ई अपॉन ई माइनस ई अपॉन में आर प्लस आर इंटू आर, ठीक है, अरे ठीक है, ये तुम्हारा पोटेंशियल आ गया। दूसरा रेट एट विच केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, अब रेट एट विच केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कहो या फिर कहो रेट एट विच पावर जनरेटेड, बात तो बराबर ही है सर, जितना कंज्यूम करेगा उतना क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो फॉर्मूला लिख लो, पावर का फॉर्मूला क्या होगा सर यहाँ पे, सर V इंटू आई होता है, अगर ईएमएफ है तो आपका E इंटू आई होगा, ठीक है, और ईएमएफ तुम्हारा E है, आई की वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, E अपॉन में आर प्लस आर, तो पावर ये तुम्हारा कितना निकल के आ गया कंज्यूम, E स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर, ठीक है। अगर इसको तुम और भी खोल करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ई आर अपॉन में आर प्लस आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये पावर हो गया, ठीक है। और क्या था तुम्हारा, रेट एट विच एनर्जी इज लॉस्ट बाय बैटरी इटसेल्फ, बैटरी इटसेल्फ,
तो ये क्या है सर, ये हीट ही तो है, ये क्या है बच्चों, हीट ही तो है, तो हीट निकाल लो। हीट का फॉर्मूला क्या होता है सर, पावर इनटू टाइम। अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तुम्हारा, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा सर, रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा आई स्क्वायर, एक सेकंड रुक जाओ, टाइम थोड़ी आएगा ये, ना 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 ना, पावर है ना, पावर ही तो है ये, रेट बोल रहा है, रेट बोले तो मतलब हीट अपॉन में टाइम में है ना, रेट बोल रहा है, रेट मैंने बताया था ना हमेशा अपॉन में टाइम, ये पावर ही तो है, तो पावर तुम्हारा कितना हो जाएगा, कौन कंज्यूम कौन कर रहा है, बैटरी इटसेल्फ, तो बैटरी इटसेल्फ में कौन है सर, इंटरनल रेजिस्टेंस जिम्मेवार है, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। और आई की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितनी थी सर, ई अपॉन में आर प्लस आर, इसका स्क्वायर करोगे इंटू आर कर दोगे, यही तुम्हारा पावर आ गया, ये बैटरी वाला हो गया, ठीक है। और क्या था आपका, पावर कंज्यूम्ड बाय लोड, ये जो आर लगा हुआ है उसके लिए, तो पावर कंज्यूम बाय लोड कितना हो जाएगा, तो लोड का फॉर्मूला सर वही पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कैपिटल आर, ठीक है। आई स्क्वायर कैपिटल आर करोगे कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफिशिएंसी इज पी आउटपुट अपॉन में पी इनपुट इंटू 100, जो पावर इनपुट है पावर आउटपुट है अपना रख दो, तो पावर आउटपुट आपका कितना है सर, आउटपुट आप जो यूज कर रहे हो आई स्क्वायर आर, और जो इनपुट आपको मिल रहा है वो पूरा कितना मिल रहा है सर, ई आई, पूरा ई आई मिल रहा है इंटू 100, तो आई से कहोगे सर ये आई से स्क्वायर कटा, आई आर अपॉन ई, फॉर्मूला पुट करोगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा आर अपॉन में आर प्लस आर इंटू 100, ये तुम्हारा एफिशिएंसी है। तो आइडियल वाले बैटरी के लिए एफिशिएंसी कितना होगा 100%, अगर ये आर इक्वल टू 0 हो जाए तो तुम्हें दिख रहा है ये कितना आ जाएगा 100%, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ये हो गया तो आपका एफिशिएंसी हो जाएगा 100%, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी जो है वो घटेगा, क्लियर होगी यहां तक बात, ठीक है। और क्या निकालना है आपको नेक्स्ट, अच्छा एफिशिएंसी का भी ग्राफ बनाई दो, है ना, एफिशिएंसी का भी ग्राफ बनाई दो, एफिशिएंसी का ग्राफ मैं यहां ही बना देता हूं, ग्राफ कैसा होगा बच्चों एफिशिएंसी का, कहोगे सर जब आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाए, ये एफिशिएंसी है और ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, हाँ जब आपका आर 0 हो जाएगा तो एफिशिएंसी आपका 100%, और अगर आर आपका इन्फिनाइटली बढ़ जाए तो एफिशिएंसी 0, तो सर ये ग्राफ जो है ऐसे इन्फिनिटी पे, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आपका क्या है, सातवां, सातवां यहां हो जाएगा, अगले पेज में कर देते हैं। सेवेंथ मैंने क्या कहा, मुझे P वर्सेस R का ग्राफ चाहिए, अच्छा तो अभी आपने निकाला होगा ना, कैपिटल आर कहां गया, फॉर्मूला क्या निकल गया था आपका सर, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर दैट इज ई स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो पावर का जो आपका फॉर्मूला था वो था ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, यही आया था बच्चों। अगर आर इक्वल्स टू 0 रखोगे तो पावर कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। वहीं अगर तुम आर प्लस आर सॉरी वहीं अगर इस आर को तुम इन्फिनाइट रख दो तो पावर फिर भी कितना होगा, 0 ही होगा सर। अब तुमको पता चल चुका है सर, ऐसे वाले तो आपने पता नहीं कितने करवा दिए। ग्राफ याद आ गया कैसा ग्राफ होगा, याद आया नहीं आया, है कौन सा ग्राफ, हाँ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। वहां मैक्सिमा भी तो होता है, तो मैक्सिमा निकालोगे कैसे निकालोगे
सर ये अगर पावर वर्सेस आर का ग्राफ है तो जीरो पे तो जीरो आएगा, कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, वो भी पावर अगेन जीरो हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आपका पी वर्सेस आर का ग्राफ होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। तो सर मैक्सिमम के लिए हमें पता है सर डीपी अपॉन डी आर को क्या करो सर जीरो के इक्वल रख दो। जैसे तुम डीपी अपॉन डी आर जीरो रखोगे तुम्हारा रिलेशन निकल के आ जाएगा सर आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 2r। समझ गए? यहां से तुम्हारे पास याद रहना चाहिए सर कैपिटल आर अगर स्मॉल आर के इक्वल हो जाए तो उस टाइम पे जो आपका पावर कंज्यूम्ड है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है वो भी लिख देते हैं। कितना होता है बच्चों, पुट करो, कितना आ जाएगा सर ई स्क्वायर अपॉन में 4r। दिस इज पावर मैक्सिमम इस पॉइंट पे। इसको मैं अलग से भी लिख देता हूं, पी मैक्सिमम आपका कितना आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में 4r। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बात कर सकता हूं, किसी दो रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए, किसी दो रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए पावर आपका सेम आ रहा है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है, अरे किसी भी दो रेजिस्टेंस के लिए आपका पावर जो है वो सेम आ रहा है, मुझे उसके बीच का रिलेशन बताओ। मैं ये कह रहा हूं जैसे ये कोई पॉइंट उठा लो, इसके लिए कोई रेजिस्टेंस होगा मान लो आपका R1, और यही सेम पावर एक बार और आ गया ना, ये होगा कौन सा आपका R2। इस R1 और R2 का मुझे रिलेशन बता दो कि इस R1 और R2 का रिलेशन क्या है। सोच में पड़ गए? अरे यार जो फॉर्मूला है उसको तोड़ो ना, फॉर्मूले को तोड़ो। सर पावर इज इक्वल्स टू है ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई स्क्वायर आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2r r हो जाएगा ये। ठीक है सर, अब इसको इधर भेजो, p इंटू आर स्क्वायर प्लस p इंटू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस p इंटू आर आर माइनस का ई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है इसमें आपको निकालना, क्या है R1 R2 निकालना, यानी R आपका वेरिएबल हो गया, बाकी सब क्या हो गया कांस्टेंट, बस निकाल दो फिर। आर स्क्वायर तो पी आर स्क्वायर, इसके साथ भी आर मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी आर मल्टीप्लाई है, ले लो कॉमन, तो सर 2p स्मॉल आर माइनस का ई स्क्वायर आर। ठीक है, और ये बन गया तुम्हारा बाहर क्या है पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक बन गया? अब क्वाड्रेटिक बन गया तो क्वाड्रेटिक के रूट्स का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये सब याद है। R1 प्लस R2, जो R1 प्लस R2 होगा वो कितना होगा माइनस का b बाई ए। तो माइनस का b कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 2pr अपॉन में a कितना है बच्चों p है। ठीक है, ये तुम्हारा R1 प्लस R2 का रिलेशन आ गया, और R1 R2 कितना होता है बच्चों, ओके c बाई ए। R1 R2 होता है c बाई ए, तो c कितना है सर, c है पी आर स्क्वायर अपॉन में p। तो R1 R2 कितना आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर के इक्वल। चलो समझ आ गया, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो चीजें भी कराई हैं इसे ध्यान में रखना, कल हम लोग प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, ये था पूरा कंक्लूजन इस एग्जाम्पल से आपका। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी मत कहना, ये समझना कि मैंने अलग अलग फॉर्मूले आपको निकाल के दिए। ठीक है, आप डायरेक्ट इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ई आर आर प्लस आर पावर इक्वल टू ई स्क्वायर आर प्लस आर, है ना। तो अलग तरीके से सारे फॉर्मूले हैं जो कि तुम याद रख सकते हो। ये भी फॉर्मूला बेटा पावर का, एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, और ये हो गया तुम्हारा एक तरीके से ग्राफ वगैरह। चलो ये सब चीजें ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।